हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सी लतीफ्स एकेडमी। मेरा आज आप लोगों के सामने आने का जो पर्पस है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे कुल मिला के दो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे कि मैं आप लोगों के साथ आज जुड़ रहा हूँ। फर्स्टली 19 को एक नोटिफिकेशन आया था JKSSB का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 20 से लेकर 24 तक, 20 से लेकर 24 तक जो एग्जामिनेशन एज पर ओरिजिनल शेड्यूल कंडक्ट होने वाले थे वो CBT मोड से रहेंगे और उनका जो रिजल्ट है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो वो मेथड फॉलो करेंगे वो होगा इक्वे परसेंटाइल इक्वेटिंग, ऐसा ही कुछ नाम था। तो वो इन्होंने आपके साथ शेयर किया था। तो उस नोटिफिकेशन के आने के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स जो थे उनके माइंड में काफी सारे एप्रीहेंशंस एंड डाउट्स पैदा हो गए थे कि ये मेथड कैसे काम करेगा, क्या इसका बेनिफिट है, क्या इसका नुकसान है। इसके इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो एस्पिरेंट्स के माइंड में थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि सी लतीफ एकेडमी के फोरम से हम लोग इस पूरे मेथड को ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसमें मेरिट लिस्ट बनता है, ताकि आप लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग हो कि ये पूरा स्कीम जो है वो कैसे काम करता है। दूसरा, हमने एक डमी डेटा बनाया हुआ है, एक्सेल में आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें आपको एक मेरिट लिस्ट बना के दिखाएंगे कि कैसे मेरिट लिस्ट बनता है। तीसरा, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इस स्कीम में जो है रिजल्ट पे इफेक्ट डालते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आपका रिजल्ट जो है वो इफेक्ट हो सकता है इस स्कीमा के अंडर। ठीक है। और इसके बाद लास्टली जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो यही करूंगा कि इस पूरे सिनेरियो में आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो प्योरली ये एग्जाम CBT स्टूडेंट्स के लिए है और जो लास्ट 10 मिनट्स है वो सब लोगों के लिए है। ठीक है, तो ध्यान से हम इसको शुरू करेंगे, काफी कम टाइम लगेगा, बट आपको मेरे साथ इसमें फोकस्ड रहना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि परसेंटाइल जो है एक स्टैटिस्टिकल टूल है, इट्स अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। और स्टैटिस्टिक्स में इसकी एक डेफिनेशन है, हम पहले उसको समझेंगे। स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास क्या डेफिनेशन है परसेंटाइल की, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, इसको समझाऊंगा। नंबर ऑफ वैल्यूज बिलो एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इनटू 100। ठीक है। अगर मुझे किसी भी एक्स का परसेंटाइल निकालना हो, परसेंटाइल की बात हो रही है, इक्वेटिंग सेकंड स्टेप है। अगर मुझे किसी भी वैल्यू एक्स का परसेंटाइल निकालना हो तो मैं ये चेक करूंगा कि उस एक्स के नीचे कितनी वैल्यूज है इनटू 100। अब समझेंगे कैसे। सपोज मेरे पास एक डेटा है, कोई भी डेटा, ये मार्क्स का हो सकता है, स्टूडेंट्स की हाइट का हो सकता है, ये क्लास की वेट, जो स्टूडेंट्स उनकी वेट का हो सकता है, बस कोई भी डेटा हो। मैं इसको सबसे पहले अरेंज करूंगा फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, जो भी मेरा क्राइटेरिया है। तो सपोज अगर मैं एग्जाम्पल लूं स्टूडेंट की हाइट्स का, तो मैं इसको अरेंज कर रहा हूं फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेटा है, आप इसको ऐसे देख लीजिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। सपोज ये डेटा 50 स्टूडेंट्स का है, 50 कैंडिडेट्स का है। अब इसमें से मुझे बताया जाए कि कोई भी स्टूडेंट का है, उसका परसेंटाइल निकालो। अब किसी का परसेंटाइल निकालो, किसी एक्स का। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं देखूंगा मेरे पास सपोज ये 166 यहाँ पे मुझे इसका परसेंटाइल निकालना है। तो मैं ये देखूंगा कि आउट ऑफ दिस 50 इसके नीचे कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, या दूसरे वर्ड्स में ये कितने लोगों से आगे है इस पर्टिकुलर ग्रुप में। तो इस केस में चूंकि इसकी रैंक थर्ड है, दैट मीन्स ये 47 लोगों से आगे रहेगा। ठीक है, बिल्कुल 47 लोगों से आगे है। मैंने डेटा को अकॉर्डिंगली अरेंज किया है, डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। तो यहां मेरे पास क्या निकल आएगा, इसकी परसेंटाइल जो है 94। ठीक है। तो स्टैटिस्टिकली आप समझ गए, स्टैटिस्टिकली जो परसेंटाइल निकालने का तरीका है वो ये है कि आप कोई भी डेटा को अरेंज करो, और अरेंज करने के बाद आपको जिसका भी परसेंटाइल निकालना हो, जिस भी वैल्यू का परसेंटाइल निकालना हो इस पूरे डेटा में से, आप देखो उसके नीचे कितने वैल्यूज है, वो आपने लिख दिया, नंबर ऑफ वैल्यूज बिलो एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, कितने वैल्यू है, इनटू आप 100 करेंगे तो आप उसका परसेंटाइल निकाल पाएंगे। ये हमारे पास हो गया स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन में आप ध्यान से देखिए कि जो पहला कैंडिडेट है, जो फर्स्ट कैंडिडेट है, उसका परसेंटाइल कभी 100 नहीं निकल सकता। ठीक है, ये एक समझने की जरूरत है। इस डेफिनेशन के हिसाब से पहले स्टूडेंट का या पहली रैंक का कभी भी 100 परसेंटाइल नहीं आ सकता। क्यों, हम कह रहे हैं नंबर ऑफ वैल्यूज बिलो एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इनटू 100। तो इसी एग्जांपल में ले लीजिए, जो पहला मेरे पास कैंडिडेट है 168 हाइट वाला, ठीक है। अब इसका अगर मैं निकालना चाहूं स्टैटिस्टिकली तो कितना निकलेगा, इसके नीचे कितने वैल्यूज है 49, क्योंकि सबसे ऊपर है,
डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, तो इसकी परसेंटाइल आ गई 98 परसेंटाइल। अगर आपके पास कोई भी डेटा हो 500 का, 1000 का, 2000 का, 3000 का, 4000 का, तो स्टैटिस्टिकली हमेशा पहले जो कैंडिडेट है उसकी जो परसेंटाइल है वो 100 के क्लोज आएगी, लेकिन 100 नहीं आ सकती। तो आई होप आप परसेंटाइल को स्टैटिस्टिकली समझ गए होंगे कि आप एक डेटा को पहले अरेंज करते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि कोई भी वैल्यू की अगर मुझे परसेंटाइल निकालनी, सपोज कोई भी एक्स की परसेंटाइल निकालनी है, उसमें आप देखेंगे कि उसके नीचे कितने वैल्यूज है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इनटू 100। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में ये भी बोलते हैं कि इसने कितने परसेंट स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ा है। ठीक है, अब इसका जो ड्रॉबैक है स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन का, कि हमेशा हमारे पास जो पहला कैंडिडेट है उसका 100 नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा इस डेफिनेशन के हिसाब से। तो इसलिए जब परसेंटाइल एग्जामिनेशन सिनेरियो में यूज होती है तो इस डेफिनेशन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन सेम रहेगी, डेफिनेशन का कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कर लेते हैं मॉडिफिकेशन। वो इसलिए कर लेते हैं ताकि जो पहला कैंडिडेट है उसकी रैंक हमारे पास 100 आ जाए। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे। तो अब ये मेथोडोलॉजी हो गई। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि अब सपोज मेरे पास 4000 बच्चों ने एग्जाम दिया है। सबसे पहले इनके एब्सोल्यूट मार्क्स लिखे जाएंगे कि उन्होंने कितने मार्क्स लिए हैं, जो कि आपको एग्जांपल में हम दिखाएंगे। तो वो मार्क्स को अरेंज किया जाएगा फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। आउट ऑफ 100 आप मान लीजिए किसी के 97 है, किसी के 98 है, किसी के 96 है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर, ऐसे मार्क्स होंगे 4000 स्टूडेंट्स के। अब मुझे सपोज पहले रैंक का परसेंटाइल निकालना, तो मैंने आपको ये कहा कि स्टैटिस्टिकली जो है 100 नहीं आ सकता, इसीलिए फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया परसेंटाइल निकालने की, जो थ्रू आउट इंडिया फॉलो हो रहा है। तो जेकेएसएसबी भी यही मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहा है। हमने अभी तक 2 रिजल्ट देखे हैं, एक तो जो सिविल इंजीनियर्स का रिजल्ट आया था जेई सिविल का, और दूसरा अभी जो रिजल्ट कल आया है उसमें भी हमने ये चीज देखी कि वो पहले कैंडिडेट को 100 परसेंटाइल दे रहे हैं। ठीक है, तो अब वो कैसे कर रहे हैं वो लोग, वो ये फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। कैसे, सपोज मुझे ए का यहाँ पे परसेंटाइल निकालना है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि है 4000 माइनस स्टूडेंट की रैंक, रैंक ऑफ ए, रैंक का मतलब एब्सोल्यूट रैंक, तो इसकी रैंक 1 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस 1। ठीक है, इनटू 100। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास 100 ही बन जाएगा। तो पहले कैंडिडेट की जो परसेंटाइल है 100 आ रही है। तो हमारे पास जो मेथड यूज हो रहा है वो ये वाला हो रहा है कि कोई भी कैंडिडेट का परसेंटाइल आप कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली परसेंटाइल कैसे निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस उसने कौन सी रैंक ली है, चाहे 1 2 3 4 एब्सोल्यूट रैंक उसकी क्या है मेरिट में, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस 1। ये -1 इसलिए होता है ताकि आप पहले कैंडिडेट को 100 परसेंटाइल दे पाए। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आपका परसेंटाइल जो है कैलकुलेट हो रहा है। तो आई होप आप ये समझ गए कि आपका जो परसेंटाइल रैंक है वो कैसे निकलता है, आपका परसेंटाइल कैसे निकलता है। एक बार फिर से लास्ट लास्ट बार बता रहा हूँ, एक बार समझ लिए इसको, कि अगर आपने एज अ स्टूडेंट अपना परसेंटाइल देखना है, परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ, आपने अपना परसेंटाइल देखना है, तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस आपकी एब्सोल्यूट रैंक आपके अपने ग्रुप में, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, इस फॉर्मूला से जो पहला स्टूडेंट है उसका जो पहला रैंक होल्डर है उसका हमेशा परसेंटाइल 100 आएगा, और नीचे नीचे आपका परसेंटाइल अकॉर्डिंगली आता रहेगा। ठीक है, आई होप यहां तक किसी को कोई भी इश्यू नहीं है। अब हमने एक डमी डेटा बनाया हुआ है, उसको एनालाइज करके हम 2-4 चीजें और समझेंगे परसेंटाइल मेथड के बारे में। तो डेटा हमने कैसे बनाया, हमने ये प्रिज्यूम किया हुआ है कि 2 बैचेस में एग्जाम हुआ है। ये डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आई होप कि आप स्क्रीन पे अच्छे से देख रहे होंगे। तो ये हमने डिसाइड किया हुआ है कि एक पहला शिफ्ट है, ये एक फर्स्ट शिफ्ट है, जिसको मैंने लिखा है सिंपल। सिंपल इसलिए कि इसमें पेपर जो है वो आसान आया था। ठीक है, तो इस शिफ्ट में हम लोगों ने क्या लिखा है कि स्टूडेंट A1 B1 C1 D1, इसका क्या मतलब है कि A उसका नाम है और 1 मतलब पहले शिफ्ट में ये कैंडिडेट अपीयर हुआ है। आउट ऑफ 120 मार्क्स इन्होंने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ये हमने डाला। ये स्टूडेंट का नेम, फॉलो आप मेरे साथ फॉलो कीजिए, स्टूडेंट का नेम, ये मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 120 के थे, ऑब्टेन किए हैं 118, और उसके बाद इसका रैंक जो है एब्सोल्यूट रैंक है, यहाँ पे ये रैंक जो है ये एब्सोल्यूट रैंक है कैंडिडेट्स का। ठीक है, बेस्ड अपॉन मार्क्स।
तो अब आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो सिंपल वाला है, जो पहला बैच आपका होगा, जो पहला दिन होगा जिस दिन पेपर सिंपल आया था। अब ये सिंपल और हार्ड कैसे होता है, अगर तो कैंडिडेट उस दिन सबसे ज्यादा मार्क्स लिए है किसी ने, उस पर्टिकुलर शिफ्ट में जो हाईएस्ट मार्क्स है वो ज्यादा है, तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वो सिंपल पेपर था। अगर तो मेरिट कम हुआ है उस दिन तो वो हार्ड पेपर था, बट इससे ओवरऑल फर्क हमें कोई नहीं पड़ता। तो पहले शिफ्ट में जो सिंपल में था A1 के मार्क्स थे 118, ऐसे ही जो सेकंड रैंक होल्डर था B1 113 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये हमारे पास जो था इस दिन मेरिट लिस्ट बना था। तो इस मेरिट लिस्ट को हमने सबसे पहले टॉप टू बॉटम जो है वो फिल्टर किया, ताकि जो हाईएस्ट जो मार्क्स ऑब्टेनिंग वाले स्टूडेंट्स थे वो ऊपर आ जाए। उसके बाद रैंक्स उनकी दे दी, रेस्पेक्टिव रैंक्स, उसको हम एब्सोल्यूट रैंक बोलते हैं। ये एब्सोल्यूट मार्क्स है और ये एब्सोल्यूट रैंक है, ठीक है। इसके बाद हमने परसेंटाइल इनका निकाला दोनों तरीकों से। ये स्टैटिस्टिकल परसेंटेज निकाली है मैंने, परसेंटाइल निकाला है, और ये मैंने जेकेएसएसबी का निकाला है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल आप छोड़ दीजिए, जेकेएसएसबी के हिसाब से ये परसेंटाइल्स जो है वो निकल आया। रैंक 1 का 100 आएगा ऑब्वियसली, रैंक 2 का 96, 92 एंड सो ऑन। यहाँ पे मैंने 26 बच्चे लिए कि ओनली 26 स्टूडेंट्स थे पहले बैच में। मैंने A1 से लेकर Z1 तक यानी 26 स्टूडेंट्स मेरे पास पहले बैच में थे। ऐसे करके मैंने परसेंटाइल निकाल लिया। इसके बाद मैं हार्ड पेपर की तरफ मूव करूंगा। ये मेरा दूसरा है हार्ड पेपर। अब सेकंड दिन क्या हुआ कि जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 99 ही आए, यानी इसकी एब्सोल्यूट रैंक दूसरे दिन 1 होगी और इसका परसेंटाइल लेकिन 100 होगा। इस पर्टिकुलर ग्रुप में इसका परसेंटाइल 100 होगा, और अकॉर्डिंगली मैंने सब स्टूडेंट्स का परसेंटाइल निकाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगी नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होगा कि हमने पहले परसेंटाइल्स निकाली, यहाँ पे परसेंटाइल निकाल लिया बाय यूजिंग मेथड जो मैंने आपको सिखाई है, और यहाँ पे हमने परसेंटाइल निकाल लिया, ठीक है। तो अब ये मेथड क्या कहता है कि इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग। इसका मतलब ये है कि जिन कैंडिडेट्स के इक्वल परसेंटाइल्स है वो हम मानेंगे इक्वल। बस इतना सा फॉर्मूला है, इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग। जो उनके परसेंटाइल्स इक्वल है वो एज इफ है कि उनके मार्क्स जो है वो इक्वल आए हुए हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, इसके बाद प्रैक्टिकली ये होता है कि कंबाइंड मेरिट बनेगा, सब स्टूडेंट्स का कंबाइंड मेरिट बनेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है परसेंटाइल बेसिस पे, ये मेरे पास परसेंटाइल है, परसेंटाइल बेसिस पे जो है फिल्टरिंग हो जाएगी। तो अब आप इस मेरिट लिस्ट में देख लीजिए, मेरे पास टॉपर जो आ रहा है Z2 एब्सेंट था, A1 और A2। वो किस लिए, बिकॉज ग्रुप 1 से A1 क्वालिफाई करेगा एज अ टॉपर, और ग्रुप 2 से A2 क्वालिफाई करेगा एज अ टॉपर विद 100% मार्क्स। और इसी हिसाब से मेरा मेरिट लिस्ट आगे चलेगा। तो जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उनको लेने होंगे उतने वो ले लेंगे उस ऑर्डर के हिसाब से। तो ये सिंपली और प्रैक्टिकली वो लोग ये मेथोडोलॉजी जो है उसको फॉलो करते हैं। आई होप आपने इसको समझा होगा। पहले बैच का परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा बाय यूजिंग जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, दूसरे बैच का भी परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा, उसके बाद दोनों को जोड़ के कंसोलिडेटेड मेरिट लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। ये अभी तक बात हो गई कि कैसे आपका मेरिट लिस्ट जो है वो फाइनली बनेगा। अब दो चीजें और समझने की है कि किन किन फैक्टर्स से ये परसेंटाइल स्कोर जो है वो इफेक्ट होता है, जो कि इंपॉर्टेंट बात है समझने की। तो इसलिए मैंने दो चीज आपके साथ शेयर की है। एक सबसे पहला फैक्टर जो है सैंपल साइज। सैंपल साइज जो है वो आपके परसेंटाइल स्कोर को काफी इफेक्ट करता है, वो चीज आप समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उस दिन अपियर हुए जिस दिन 1000 कैंडिडेट्स टोटल अपियर हो रहे थे, तो रैंक 2 पे आपका जो परसेंटाइल बनेगा वो 99.89 बनेगा, ठीक है, बाय यूजिंग जो मैंने आपको फॉर्मूला बताई हुई है, ठीक है। बिकॉज ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स -2 इसकी सेकंड रैंक है, डिवाइडेड बाय 1000 -1 इंटू 100, ठीक है। जैसे जैसे ये सैंपल साइज बढ़ता जाएगा, आप ध्यान से देखिए, परसेंटाइल जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। रैंक 2 है इसकी, अपने ग्रुप में इसकी रैंक 2 है, इस कैंडिडेट की रैंक 2 रैंक 2 रैंक 2, लेकिन ड्यू टू सैंपल साइज जो है वो क्या हो रहा है, जो इसका परसेंटाइल है रैंक 2 पे वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये बिल्कुल लॉजिकल चीज है, इसको स्टैटिस्टिकली भी समझिए। जब आप कोई बच्चा इस दिन एग्जाम देने जाएगा और वो 1000 कैंडिडेट के से compete करेगा और उसकी रैंक सेकंड आएगी, तो उसका परसेंटाइल कम होगा। लेकिन वही कैंडिडेट अगर 20,000 वाले दिन एग्जाम देने गया और वहां पे उसने सेकंड रैंक लाई, तो उसका परसेंटाइल जो है वो ज्यादा होना चाहिए। ये कैंडिडेट आर्ग्यू कर सकता है कि मेरा जो रैंक है वो तो 2 ही है अपने अपने ग्रुप में, लेकिन 2 आउट ऑफ 1000 है और ये 2 आउट ऑफ 20,000। तो इस हिसाब से क्या है, इसका जो यहाँ पे जो सेकंड रैंक लाएगा उसका परसेंटाइल थोड़ा सा बढ़ जाएगा।
तो पहला जो फैक्टर है जो आपकी परसेंटाइल को फर्क इंपैक्ट करता है वो है आपका सैंपल साइज। जितना बड़ा सैंपल साइज उतना आपको अपने रैंक पे ज्यादा परसेंटाइल जो है वो मिलने के चांसेस है। अब इसकी रेमेडी क्या है ठीक करने की? इसकी रेमेडी ये है कि जो बोर्ड है वो इंश्योर करेगा, एंड आई होप कि वो इंश्योर कर रहे हैं कि अगर वो एग्जाम 3 या 4 या 5 शिफ्ट में कंडक्ट कर रहे हैं तो हर शिफ्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो इक्वल हो। इक्वल बेस बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है इस चीज के लिए। ठीक है, अब अगर बेसिस अनइक्वल है तो आपका परसेंटाइल थोड़ा बहुत इधर उधर वेरी कर सकता है, लेकिन उसकी भी एक स्टैटिस्टिकल लॉजिकल डेफिनेशन है, वो ये है कि जब आप कंपीट ज्यादा बच्चों के साथ करोगे तो नेचुरली आप बहुत ज्यादा बच्चों को पीछे छोड़ रहे हो, आपका परसेंटाइल रैंक जो है थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लीजिए स्क्यूनेस। स्क्यूनेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बट ये आपके हाथ में नहीं है। स्क्यूनेस का क्या मतलब होता है? स्क्यूनेस का मतलब होता है कि डेटा कितना स्कैटर्ड है, डेटा आपस में एक दूसरे के नजदीक है या बहुत बहुत दूर है। इस एग्जांपल को यहां आप समझ लीजिए। ठीक है, सपोज आउट ऑफ 120 चार बैचेस में एग्जाम हुआ, बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4, और रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 जो मेरे पास आई इसमें 118, 17, 16। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो रैंक्स जो नंबर्स है वो पास पास है। अब यहाँ पे स्टफ पेपर था तो पहले रैंक को 98, दूसरे को 86, तीसरे को 84। ये पेपर टफ था, और जो जो रैंक होल्डर दो है उनके बीच में जो गैप है वो भी बहुत ज्यादा है, स्क्यूनेस ज्यादा है, यहाँ पे ये नजदीक नजदीक है। इसी तरह थर्ड, इसी तरह फोर्थ। अब यहां से अगर मेरिट लिस्ट बनना होगा परसेंटाइल के बेसिस पे, अगर मेरिट लिस्ट बनना होगा तो आप ध्यान से देखेंगे जो 86 वाला कैंडिडेट है, प्रिज्यूमिंग सैंपल साइज इज सेम, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि तीनों चारों बैच में सैंपल साइज सेम है, तो 86 वाले का जो परसेंटाइल होगा और जो 116 वाले का परसेंटाइल होगा वो सेम होगा। लॉजिकल है बिकॉज बैच साइज सेम है, तो 86 और 117 का परसेंटाइल सेम होगा। तो इसमें क्या हो सकता है कि 116 वाला बच्चा जो है वो फील करे कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, बिकॉज मेरी तो रैंक थर्ड है और मार्क्स भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरा जो 86 वाला है वो क्लियर हो गया। बट उसका जो रीजन है वो है इस डेटा की स्क्यूनेस। ये डेटा दूर दूर है, यहाँ पे बच्चों के बीच में ज्यादा गैप है, तो ये किसी के हाथ में नहीं है। ये अब डिपेंड करेगा कि आप कौन से वाले बैच में जो है वो जा रहे हैं और वहां के डेटा की क्या स्क्यूनेस है, उस पर डिपेंड करेगा। ये वाला फैक्टर जो है किसी के हाथ में नहीं है। तो इसलिए जो स्क्यूनेस है आपके बैच में, जो मार्क्स की स्क्यूनेस है, मार्क्स कितने कितने दूर है एक दूसरे के साथ, क्या मार्क्स 118, 17, 16, 15, 13 ऐसे करके है, या मार्क्स दूर 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 है, तो उसके बेसिस से भी आपका जो है परसेंटाइल स्कोर वो वेरी करेगा। आपका एब्सोल्यूट स्कोर और परसेंटाइल स्कोर काफी डिफर उस हिसाब से कर सकता है। अब इसी केस में आप देखिए यहाँ पे 86 वाले का जो परसेंटाइल स्कोर है और 117 वाले का परसेंटाइल स्कोर है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये फैक्टर्स जो हमारे पास है ये नेगेट हो जाते हैं। ये नेगेट कैसे हो जाते हैं? बिकॉज नॉर्मली जो एग्जामिनेशन से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो जब सैंपल साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फाइनली जो ये टेंडेंसीज है वो कम हो जाती है। स्टैटिस्टिकली भी अगर आप देखेंगे, जो स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन है वो तो है, वो तो दूर हो नहीं सकती। स्क्यूनेस और सैंपल साइज वो तो कोई दूर नहीं कर सकता, वो स्टैटिस्टिकली इसकी लिमिटेशन है। लेकिन जितना आपका सैंपल साइज बढ़ जाता है तो जो एरर की पॉसिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, स्टैटिस्टिकली प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वो रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि अगर हम ज्यादा कैंडिडेट्स अपियर करेंगे तो ऑब्वियसली जो रैंक्स बीच में है, जो गैप्स बीच में है वो कम हो जाएंगे। तो हो सकता है कि ज्यादा कैंडिडेट्स के अपियर होने से जो है मोर और लेस इवन प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, तो आपको ज्यादा घबराने की इसमें जरूरत नहीं है, मोर और लेस आपका इवन प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। हाँ, बस एक ही चीज है जो बोर्ड के एंड पे इंश्योर करने वाली है, वो ये है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर बैच है वो इक्वल होना बहुत जरूरी है, तभी ये वाला जो है अच्छे से काम करेगा। ठीक है, आई होप कि आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझ गए होंगे कि ये कैसे वर्कआउट करता है। ठीक है, अब हम जो नोटिफिकेशन आई थी बोर्ड की उसको जेकेएसएसबी की हम उसको बोर्ड बोल रहे हैं, जो बोर्ड की नोटिफिकेशन आई थी हम एक बार उसको वर्बैटम वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं और इस पूरे डिस्कशन के बैकग्राउंड में अब उसको समझेंगे हम कि क्या वो बोलना चाहते थे। अब उसकी जो स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज है, उसकी जो इंग्लिश हाई एंड लिखी हुई है, अब हम उसको अपनी आम भाषा हिंदी उर्दू में समझते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है वहां पे, और इस पर डिस्कशन के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार हम अब उस चीज को पढ़ते हैं।
अब हम इसको वर्बैटम पढ़ेंगे तो आपको अब ये चीज समझ आ जाएगी, होप आ जानी चाहिए, और आप इतना एप्रीहेंसिव मत रहिए इन चीजों को लेके। चलिए एक बार इसको समझते हैं। It is hereby notified for information of all candidates who are scheduled to appear in the CBT of so and so post that उनका एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा, और यहां से आपके मतलब की बात है। Score of candidates will be subject to normalization process। नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि हो सकता है कि 2 दिन में पेपर मुश्किल या आसान हो। मुश्किल या आसान कैसे डिसाइड किया जाता है? बेस्ड अपॉन कि किस पेपर में हाईएस्ट टॉपर की, जो टॉपर है, जो हाईएस्ट जिसने मार्क्स लाए, उसके मार्क्स कितने हैं। अगर उसके मार्क्स ज्यादा है तो हम कहते हैं पेपर सिंपल है, अगर टॉपर के मार्क्स उस पर्टिकुलर बैच में कम है तो हम कहते हैं पेपर टफ है। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है। पहला स्टेप है क्यों करना है। हम इनको नॉर्मलाइज करेंगे किस मेथड से? इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग। इसका मतलब होता है कि जिन कैंडिडेट्स के इक्वल परसेंटाइल है हम उनको इक्वल मानेंगे, इक्वेट करेंगे। मींस हर बैच का 100 परसेंटाइल इज इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके एब्सोल्यूट मार्क्स कितने हैं। अब यहाँ पे एक चीज लिखी है कि रॉ स्कोर विल नॉट बी शेयर्ड। ठीक है, इसके बारे में हम अलग से बाद में बात करेंगे कि हम जो एब्सोल्यूट स्कोर है बच्चों के साथ शेयर नहीं करेंगे। हम जस्ट परसेंटाइल रैंक को इक्वेट करके फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों का निकालेंगे। ठीक है, अब इसके नीचे एक FAQ दिया गया जो पढ़ना बहुत जरूरी है। उसमें एक्चुअली काफी सारे क्वेश्चंस का इन्होंने खुद ही जवाब दे दिया है। तो हम इसको वर्बैटम पढ़ रहे हैं, वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हैं, और उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। Why is equating of scores on multiple test forms needed? अगर किसी भी एग्जामिनेशन में बैच वाइज एग्जाम हो रहा है, अलग दिनों पे एग्जाम हो रहा है, तो इक्वेटिंग की क्या जरूरत पड़ती है? इसका इन्होंने जवाब लिखा हुआ है, इंग्लिश में यही लिखा हुआ है कि जो भी एग्जाम लार्ज स्केल पे होते हैं, जहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होते हैं और एग्जाम एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता, मास लेवल पे एग्जामिनेशन होता है, तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे एक एग्जाम को डिफरेंट शिफ्ट में कंडक्ट करते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि एक दिन जो पेपर है वो एक लेवल का आए, दूसरे दिन पेपर दूसरी लेवल का आए। ठीक है, तो इसलिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि हम इन मार्क्स को इक्वेट करें, इनको एक लेवल पे ले आए। यही यहाँ पे चीज लिखी हुई है। अब इसमें हमने एक और चीज लिखी हुई है जो प्रैक्टिकली नहीं होती। वो ये होता है कि पहले एक रेफरेंस पेपर बनता है, पहले एक पेपर बनता है बस, रेफरेंस पेपर, और हर किसी बैच के मार्क्स को उस रेफरेंस पेपर के कॉन्टेक्स्ट में इक्वेट किया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज नहीं होती, जैसे मैंने आपको दिखाया एक्सेल में, वैसे ही प्रैक्टिकली होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि ये FAQ है तो इसमें इन्होंने डाल दी ये चीज। अब ये बोल रहे हैं व्हाट इज इक्वेटिंग और व्हाट इज रिजल्ट। इक्वेटिंग क्या होता है? इक्वेटिंग एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस होता है जो मैंने आपको समझाया, जिसके जरिए हम स्कोर्स को एडजस्ट करते हैं सो दैट, इंपॉर्टेंट लाइन है, स्कोर्स ऑन ऑल फॉर्म्स कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। इसका मतलब ये है कि मैं स्कोर्स को ऐसे एडजस्ट करूंगा कोई भी मेथड के जरिए, ताकि मैं मार्क्स को, बैच 1 के मार्क्स को बैच 2 के मार्क्स के साथ कंपेयर कर सकूं, 2 को 3 के साथ, 3 के 4 के साथ, मैं इनको इंटरचेंजेबली यूज और कंपेयर कर सकूं। इसके लिए मुझे स्कोर्स एडजस्ट करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, डिफरेंसेस इन डिफिकल्टी लेवल जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अब इसमें भी क्या है कि बोर्ड की इसमें कोशिश यही रहती है हमेशा कि डिफिकल्टी लेवल इक्वल हो, लेकिन फिर भी क्या होता है, किसी एग्जाम में किसी बैच में ज्यादा मार्क्स आते, किसी के कम आते, लेकिन बोर्ड की कोशिश हमेशा यही रहती है कि इक्वल, इसमें अपने पास जो है डिफिकल्टी लेवल इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे लिख रहे हैं क्या इक्वेटिंग करने का एक ही तरीका है जो लोग जे के SSB यूज कर रहा है? वो खुद ही जवाब में लिख रहे हैं नहीं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आमतौर जो इंडिया में मेथड यूज हो रहा है और भी एग्जामिनेशन में हम उसी को यूज करेंगे, वो है इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग। ठीक है, तो इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग कैसे होती है उन्हें नीचे लिखा है। उन्हें ये लिखा है कि अगर मेरे पास 2 फॉर्म है एक्स और वाई, यानी 2 एग्जामिनेशन हुए हैं, एक्स एक दिन हुआ है, यानी जो एक बैच में हमने फॉर्म एक्स डाला है, दूसरे बैच में हमने पेपर वाई डाला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम इनकी परसेंटाइल निकालेंगे, और यहाँ पे उन्होंने परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है। अब ध्यान से समझने की बात यह है कि यहाँ पे जो इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है परसेंटाइल समझने का, वो इन्हें स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। जो एक्चुअली यूज होता है वो फॉर्मूला नंबर 2 था, उन्हें स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। क्या लिखा है, परसेंटाइल रैंक फॉर गिवन रॉ स्कोर्स इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर बिलो दिस मार्क, जो कि एक्चुअल स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन है कि उस पर्टिकुलर वैल्यू से नीचे कितने स्टूडेंट्स है, उसकी परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। तो वो ने यहाँ पे एग्जांपल के जरिए समझाया है कि अगर
किसी के 12 मार्क्स है, किसी के 13 मार्क्स है 20 में से, लेकिन परसेंटाइल के हिसाब से वो 65 परसेंटाइल दोनों लाते हैं, तो उनको हम इक्वल मानेंगे। वही उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि वो परसेंटाइल के हिसाब से 65 परसेंटाइल आते हैं, तो वो हमारे पास इक्वल होते हैं। इसके बाद नीचे ये लिख रहे हैं कि जो रिसर्च और साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह हुए हैं, उसमें ये जो मेथड है ये प्रूवन है, उसमें ये चीज लिख रहे हैं। इसके बाद ये भी लिख रहे हैं कि इस मेथड को क्यों ज्यादा यूज किया जाता है, बिकॉज ये कह रहे हैं कि ये लॉजिकल है और कॉमन सेंस इस चीज को हेल्प करता है। एज अ कॉमन सेंस ये चीज हमें समझ आती है, इसलिए इसको हम ज्यादा यूज करते हैं। बाकी चीज हम यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि वो कॉमन सेंस हमें समझ नहीं आएगा, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ये ज्यादा इजी समझना है, तो इसलिए हम इसी को यूज करते हैं और हर एग्जाम में यही यूज होता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या कभी लीगल स्क्रूटनी हुई है, कभी ये लॉ में गया है? इसमें जवाब लिख रहे हैं कि हाँ, हाई कोर्ट जजमेंट में इस चीज को, हाई कोर्ट ने इस मेथड को पास किया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बाद लिख रहे हैं कि इतने सारे फॉर्म्स जो है, इसमें से कौन से फॉर्म को रेफरेंस ग्रुप लिया जाए। मैंने आपको क्या बताया कि पहले थियोरेटिकली पहले एक पेपर बनेगा जो स्टैंडर्ड पेपर होगा, और सारे पेपर्स को उस स्टैंडर्ड पेपर के साथ कंपेयर किया जाएगा थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली क्या होता है कि 4-5 पेपर बनते हैं और बाद में इकट्ठे मेरिट लिस्ट कंबाइन बनाते हैं, कोई स्टैंडर्ड पेपर होता नहीं है। लेकिन थियोरेटिकली स्टैंडर्ड पेपर होगा और हर किसी को स्टैंडर्ड पेपर के साथ कंपेयर किया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि स्टैंडर्ड पेपर को कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके दो तरीके होते हैं। तो स्टैंडर्ड पेपर प्रायर डिसाइडेड होगा, पहले ही डिसाइड कर किया जाएगा बिफोर एग्जामिनेशन, या बाद में भी डिसाइड किया जा सकता है किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे। सपोज सिंपलेस्ट को क्राइटेरिया मान लिया, या टफेस्ट को क्राइटेरिया मान लिया, या एवरेज पेपर को क्राइटेरिया मान लिया। तो जो रेफरेंस पेपर है वो या तो पहले ही डिसाइड होगा या बाद में डिसाइड हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिखा रहे हैं कि कैसे ये लोग एंश्योर करते हैं कि जो मल्टीपल टेस्ट फॉर्म हो वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो। तो उसके लिए इन्होंने लिखा है ऑलरेडी कि हम क्या मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, कि हम पूरी कोशिश करें एट फर्स्ट इंस्टेंस कि जो मल्टीपल पेपर्स है वो ऑलमोस्ट एक ही लेवल के हो। क्या लिखा है कि ये पूरा प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, जिसके बेसिस पे दिस विल एंश्योर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ सेम टेस्ट हैव नेग्लिजिबल वेरिंग रेंज ऑफ डिफिकल्टी। उसमें डिफिकल्टी का जो वेरिएशन है वो बहुत कम हो या नेग्लिजिबल। तो इसके लिए वो मेथोडोलॉजी यूज करते हैं कि पेपर या तो एक बंच ऑफ क्वेश्चंस ले लिया, वहां से वो डिफरेंट क्वेश्चंस लेते हैं हर सेट के लिए, जो भी इनका तरीका होता है, तो उसके हिसाब से ये लोग कोशिश करते हैं कि जो वेरिएशन हो वो नेग्लिजिबल हो, कम हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं, जो एक पॉइंट है जो डिस्कशन वाला मैंने ऑलरेडी किया था, सैंपल साइज वाला, ये कह रहे अगर कुछ ऐसा हुआ कि एग्जाम को जो है पोस्टपोन करना पड़ा है, कैंसिल करना पड़ा, तो क्या करेंगे। तब ये लिख रहे हैं कि हाँ, ऐसा हो भी सकता है और हुआ भी है, ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, हम जो वो एग्जाम है वो बाद में करेंगे, वो एग्जाम पर्टिकुलरली हम बाद में करेंगे। लेकिन बाद वाले एग्जाम के लिए भी हम क्या करेंगे, बाद वाले एग्जाम के लिए भी हम सेम इक्विप परसेंटाइल मेथड को यूज करेंगे, बिकॉज वही हमारे लिए इक्विप परसेंटाइल जो है वही हमारे लिए फ्रूटफुल मेथड है। यानी बाद में एक ग्रुप का या एक पर्टिकुलर सेंटर का एग्जाम करेंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट जो है अपने ग्रुप के साथ कंबाइन करेंगे। स्टैटिस्टिकली वही बात मैं आपसे कह रहा था कि जो सैंपल साइज की बात है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका भी एक काउंटर लॉजिक ये है कि जो मैंने पहले ही बताया कि अगर आप रैंक 2 ला रहे हैं आउट ऑफ 10,000 कैंडिडेट्स, और आप रैंक 2 ला रहे हैं आउट ऑफ 1 लाख कैंडिडेट्स, तो ऑब्वियसली जो रैंक 2 ला रहा है आउट ऑफ 1 लाख कैंडिडेट्स, उसका परसेंटाइल लॉजिकली भी ज्यादा होना चाहिए, तो उसने बहुत सारे बच्चों को पीछे छोड़ा है। अब आप कौन से ग्रुप में ड्रॉ हो रहे हो वो अप टू चांस है, वो ना एसएसबी के हाथ में ना वो आपके हाथ में। ठीक है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है पॉइंट नंबर 10 पे, वो ये है कि कुछ एग्जाम बॉडीज जो है वो 100 परसेंटाइल रैंक भी देते हैं। क्या ये पॉसिबल है? अब यहाँ पे एसएसबी खुद लिख रहा है कि ये फिनोमेनन पॉसिबल नहीं है। कह रहे जो लोग भी 100 परसेंटाइल दे रहे हैं उनको कंटेंट और क्लियर है ही नहीं कि परसेंटाइल का रैंक का मतलब क्या होता है। लेकिन बात क्या है प्रैक्टिकली कि एसएसबी भी पहले कैंडिडेट को 100 परसेंटाइल देता है। ठीक है, एक्चुअली मैटर ऑफ फैक्ट इज कि ये एफएक्यू जो है स्टैंडर्ड एफएक्यू है इक्विप परसेंटाइल इक्वेटिंग के लिए, तो हर कोई बोर्ड जो यही एफएक्यू यूज करता है। लेकिन यहाँ पे खुद लिख रहे हैं कि 100 परसेंटाइल नहीं आ सकता किसी को। क्या लिख रहे हैं एक बार पढ़ते हैं। Some exam bodies come out with some test takers getting 100 percentile rank. Is it at all possible? If not, why?
जवाब में लिख रहे हैं कि दिस फिनोमेनन हैज बीन सीन इन सम टेस्ट प्रोवाइडर्स विदाउट अ क्लियर एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट परसेंटाइल रैंक मींस। ये लिख रहा है कि कुछ एग्जाम बॉडीज इसीलिए ही 100 परसेंटाइल देते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि परसेंटाइल का क्या मतलब होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मतलब स्टैटिस्टिकली ये है कि स्टैटिस्टिकल परसेंटाइल एक चीज होती है, लेकिन जो एग्जाम सिनेरियो में हम परसेंटाइल को यूज करते हैं वहां हम बेस को -1 करते हैं ताकि पहले कैंडिडेट को 100 परसेंटाइल मिले। और JKSSB ने जो रिजल्ट अभी तक निकाले हैं उन्होंने भी पहले कैंडिडेट को 100 परसेंटाइल ही दिया है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो रॉ डेटा पे काम किया आपको दिखाया, वहां पे मैंने स्टैटिस्टिकल परसेंटाइल भी निकाला और जो रैंक वाला फॉर्मूला है वो भी निकाला, उससे फाइनल रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले को 100 परसेंटाइल दिया, पहले 100 परसेंटाइल नहीं दे, दोनों फॉर्मूला से रिजल्ट आपका मोर और लेस सेम निकलता है। तो ठीक है, एसएसबी ने FAQ में डाला है, लेकिन खुद भी वो पहले बंदे को 100 परसेंटाइल ही दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा ये कह रहे हैं कि हम एक्सेल से नहीं करते, हम इसको सॉफ्टवेयर से करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एक्सेल में एरर की चांसेस है, जो बंदा एक्सेल पे कर रहा है वो सारे फॉर्मूला सही लगा रहा है या नहीं, तो कह रहे हैं हम इसके लिए सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब ये कह रहे हैं कि एंकर रेटिंग ज्यादा फेवरेबल है, बट हम उसको यूज नहीं करते। इंडियन कंडीशंस में हम किसको यूज करते हैं, इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग को ही करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम हमेशा उसी को यूज करते हैं, इंडियन सिनेरियो में वही हमारे लिए फीजेबल रहता है। एक लास्ट इन्होंने एक अच्छा डाला हुआ है कि हो सकता है कि एक पर्टिकुलर जो बैच है उसमें 2 या 3 क्वेश्चन जैसे कभी होता है गलत हो जाते हैं, क्वेश्चन ही गलत है या ऑप्शन उसमें कंफ्यूजिंग है और गलत उसमें कुछ क्वेश्चन बना है, तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे इन्होंने लिखा है कि अगर 98 क्वेश्चंस ठीक है और 2 क्वेश्चंस गलत है तो हम हर कैंडिडेट को 2-2 मार्क्स दे देंगे, उसके बाद हम 2 मार्क्स ऐड करके उनका परसेंटाइल ले लेंगे। उससे क्या होगा, स्टैटिस्टिकली ठीक हो जाएगा मैटर। जब 2-2 मार्क्स हर किसी को मिल जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर किसी को +2 हो जाएगा, परसेंटाइल रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एब्सोल्यूट जो रैंक है उसमें फर्क पड़ सकता है, अगर सपोज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए जो बहुत ही कैजुअल हमें लग रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। ये ए बैच है, ये बी बैच है, ये सी बैच है, तीनों बैच में 100 मार्क्स का पेपर है, तीनों बैच में 100 मार्क्स का पेपर है। अब यहाँ पे सपोज 98 क्वेश्चन ठीक थे, 2 क्वेश्चन गलत थे, और यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन ठीक थे। एसएसबी ने डिसीजन लिया कि यहाँ पे हम +2 हर किसी को देंगे, जो कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि इन सब के एब्सोल्यूट मार्क्स जो है वो बढ़ जाएंगे, ऑब्वियसली बढ़ेंगे। और अगर एब्सोल्यूट मार्क्स कंपेयर होने होते एब्सोल्यूट मार्क्स, तो तब हो सकता है कि डिस्पैरिटी हो जाए। चूंकि यहाँ परसेंटाइल निकलना है तो +2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके एब्सोल्यूट मार्क्स ही बढ़ेंगे, इनकी परसेंटाइल रैंक जो तब भी सेम आएगी, बिकॉज परसेंटाइल रैंक किसके बेसिस पे निकलती है, रैंक के बेसिस पे, तो इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के इन्होंने पूरा इसमें जो है लास्टली लिखा है कि इससे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है, इससे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई कुल मिला के एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, इट इज एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ इक्वी परसेंटाइल इक्विटी, यानी बिल्कुल हम एक अनबायस्ड वे में इसको समझ रहे हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फाइनली, मुझे पता है आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, आपके फाइनली 5 मिनट लूंगा ताकि मैं इसको कंक्लूड करूं पूरे डिस्कशन को। तो मेरे साथ 5 मिनट सिर्फ बेयर करेंगे, समझेंगे मैं क्या समझाना चाहता हूं। कि सपोज नंबर ऑफ कैंडिडेट सपोज 4 लाख थे, ठीक है, और नंबर ऑफ सीट सपोज 400 थी। ठीक है, तो अब आप जब घर से निकले आपके माइंड में क्या था कि मेरा कंपटीशन 4 लाख लोगों के साथ है और इसमें से मुझे 400 जो है वो सीटें लानी है। ठीक है, लेकिन जब यही एग्जाम शिफ्ट में होता है, सपोज शिफ्ट 1 में 1 लाख, शिफ्ट 2 में 1 लाख, शिफ्ट 3 में 1 लाख, शिफ्ट 4 में 1 लाख, तो आप इस प्रॉब्लम को ऐसे अप्रोच करो कि मेरा कंपटीशन 100 बच्चों के साथ है और मुझे 100 ही सीटें हमारे पास है। बहुत ही सिंपल तरीका इसको समझने का है। और अब इसमें से आप कौन से बैच में ड्रॉ हो रहे हो वो आप तक नहीं है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बट आपका जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम हो गए। मैं प्रिजम्पशन मेरी एक ही है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है इक्वल है हर बैच में, तो आपकी प्रिजम्पशन क्या है कि मुझे लाख बच्चों में से मेरे पास 100 सीटें लानी है, दैट इज इन 100 सीटों का कंपटीशन है। तो आप इस प्रॉब्लम को ऐसे अप्रोच कर लीजिए। बाकी जो क्या हो रहा है, परसेंटाइल निकलेगा नहीं निकलेगा, उसको अगर ज्यादा सोचेंगे तो हो सकता है कि आप उससे कंफ्यूज ही हो, आप अपना मोटिवेशन लेवल खो दो। आप इस प्रॉब्लम को सिंपली ऐसे अप्रोच करो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी कम हो गए और नंबर ऑफ सीट्स भी कम हो गई,
अब आपका कंपटीशन क्या है, लिमिटेड लोगों के साथ है, मोस्टली आपका अपने बैच के साथ जिसमें जिन आप एग्जाम दे रहे हो उसके साथ आपका कंपटीशन है। अब आप कौन से बैच में ड्रॉ होंगे, उसमें स्क्यूनेस क्या रहेगी डेटा की, वो तो किसी के हाथ में नहीं है। तो उसको आप स्टैटिस्टिक्स पे छोड़ दीजिए कि स्टैटिस्टिक्स कैसे ऑपरेट करेगा, आप उसके बारे में अपना इतना ध्यान मत रखिए, ठीक है। तो इसकी स्टैटिस्टिकल लिमिटेशंस है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं है कि आप लोग अपना डिसहार्टन हो। आपका जो जॉब है आप उस पर फोकस करो। अब टू कंक्लूड जब आप कोई भी टास्क आपको करना होता है लाइफ में, आपका कोई भी गोल होता है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए, कोई भी गोल आपका हो, कोई भी आपकी मंजिल, आपके माइंड में कोई भी एक टारगेट हो, तो उसको अचीव करने में आपको दो तरीके के फैक्टर्स है आपको मिलेंगे, ठीक है। लॉट ऑफ जस्ट 5 मिनट लूंगा, आउट ऑफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। एक होते हैं कंट्रोलेबल्स, ठीक है, एक होते हैं अनकंट्रोलेबल्स, ठीक है। जब भी आपका लाइफ में कोई भी गोल हो, सपोज अभी आपका गोल है कि आपको पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करना है, इस एग्जाम तक पहुंचने में दो फैक्टर्स होंगे, एक कंट्रोलेबल और एक अनकंट्रोलेबल, ठीक है। और ये दो जो है मिला के बनाते हैं आपकी डेस्टिनी, जिसको हम कश्मीर में बोलते हैं कि यो किस्मत लिखित, तकदीर था मेरा। क्या मतलब है तकदीर का, कि दो फैक्टर्स है, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल वो फैक्टर्स है जो आपके हाथ में और जिनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है, डेडिकेशन, फोकस, हार्ड वर्क, ये सब कंट्रोलेबल्स होते हैं। आप कम मेहनत करोगे आपका रिजल्ट खराब होगा, आप फोकस खोगे रिजल्ट खराब होगा, आप मेहनत नहीं करोगे आपका रिजल्ट खराब होगा। ये चीजें आपके हाथ में है, कंट्रोलेबल्स पे काम आपको करना है। लेकिन इसके अलावा कुछ फैक्टर जो आपके हाथ में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपकी हेल्थ अचानक से खराब हो गई, अनकंट्रोलेबल फैक्टर। अभी सीबीडी से ओएमआर पे मूव हो गए, ये अनकंट्रोलेबल, आपके हाथ में नहीं है। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उन पे आप वरी करके क्या करोगे, जब वो आपके हाथ में है ही नहीं। तो आप बस इतना करो कि जो चीजें आपके हाथ में है आप उन पे काम करो, आप उनके हाथ उन पे काम करो जो चीजें आपके हाथ में है। जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उनके बारे में ज्यादा टाइम स्पेंड करके क्या होगा, अपने गोल से दूर चले जाते हो, ठीक है। एक और छोटी सी एग्जांपल से समझिए, मेरा टारगेट फॉर एग्जांपल है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कम्यूट करना, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ। अब इसमें जो कंट्रोल लेवल है वो क्या है, कि मैं जल्दी उठूंगा, मैं जल्दी बस स्टॉप पे पहुंचूंगा, मैं फर्स्ट बस बोर्ड करने की कोशिश करूंगा, मैं अपने एंड से पूरा रेडी वेडी अपने टाइम पे हूंगा, तो मैं अपना डिसिप्लिन वे में इस चीज को अप्रोच, ये मेरे पास कंट्रोलेबल है। लेकिन अनकंट्रोलेबल क्या है, कि फॉर एग्जाम्पल मैं बस में बैठा और बस का मैकेनिकल ब्रेक डाउन हो गया, वो किसी अनकंट्रोलेबल किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। तो कंट्रोलेबल प्लस अनकंट्रोलेबल आपका डेस्टिनी बनाते हैं। तो आप कहां पे फोकस करेंगे अपना, इधर इधर फोकस करिए, और अनकंट्रोलेबल्स को जिसको भी आप मानते हैं उसके हाथ में छोड़ दीजिए। अनकंट्रोलेबल को आप खुदा के हाथ में छोड़ दीजिए, कंट्रोलेबल पे जितनी मेहनत कर सकते उतनी मेहनत कीजिए, और यही दो मिला के आपकी डेस्टिनी बनती है। अब एक लास्ट बात और आपको मैं फ्री करता हूं, वो ये है कि डेस्टिनी आप लोगों की डायनामिक होती है, स्टैटिक नहीं होती, ठीक है। डायनेमिक का क्या मतलब होता है, डेस्टिनी आपकी डायनेमिक होती है, स्टैटिक नहीं होती। इसका ये मतलब है कि यू वर्क ऑन कंट्रोलेबल्स, यू वर्क ऑन कंट्रोलेबल्स, आप कंट्रोलेबल पे काम करो, सो दैट अनकंट्रोलेबल्स वर्क फॉर यू। आप कंट्रोल पे काम करते रहो, क्यों, उसकी वजह से अनकंट्रोलेबल्स आपके लिए काम करेंगे, और इसकी वजह से क्या बनेगी आपकी डेस्टिनी, वो डेस्टिनी डायनामिक है। इसीलिए हम कहते हैं तकदीर अपने हाथ में होती है। तो अपने हाथ में कैसे होती है, आप इधर काम करो, ये चीजें आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। तो जो ये स्टैटिस्टिकल जो भी मेथोडोलॉजी है वो सारा आपके फेवर में ही काम करेगा, आप सबके फेवर में काम करेगा, सब्जेक्ट टू आपने अपने कंट्रोल लेवल्स पे बहुत सही से काम किया होगा, ठीक है। विद दीज कंक्लूडिंग कमेंट्स हम इसको वाइंड अप करते हैं, एंड आई होप कि आपके माइंड में एप्रीहेंशंस क्लियर हो गए होंगे। ये प्योरली एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, जो लिमिटेशंस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक की होती है वो इसकी भी है, लेकिन फॉर्मूला यही है तो इसी फॉर्मूला से कैलकुलेशन होगी। तो आप अपना कंपटीशन को एक दूसरे एंगल से देखिए और अपने कंट्रोलेबल्स पे बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन कि आपने सुना इतना, और आई होप कि अब आप इन सब चीजों को छोड़ के
अपने पेपर की तरफ लग जाएंगे और अपने पेपर की तरफ बहुत मेहनत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।